Hello everyone. So today we will discuss about the factors of production and the output. So first of all बात करते हैं आउटपुट की. आउटपुट क्या होता है? कोई भी एक फैक्ट्री है सपोज कीजिए, और उस फैक्ट्री के अंदर मान लेते हैं कुछ मशीन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. और सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं उसके अंदर पॉलीथीन प्रोड्यूस हो रही है. तो अब उस फैक्ट्री का आउटपुट क्या है? पॉलीथीन. सिमिलरली आउटपुट क्या होता है? जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में. इकोनॉमी का क्या मतलब है? इकोनॉमी मतलब है, अब मान लो कि एक आइलैंड है, ठीक है. उस आइलैंड पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है. अब कोई कुछ कलेक्ट कर रहा है, कोई कुछ कलेक्ट कर रहा है ना. कोई किसी पार्ट में होगा आइलैंड के, कोई किसी पार्ट में होगा आइलैंड के, है ना. तो अब जो पार्ट 1 में है आइलैंड के, ठीक है, उसने मान लीजिए कुछ सामान कलेक्ट किया, तो वो दूसरे वाले बंदे को जो दूसरे वाले पार्ट में है उसको कुछ सामान सेल करेगा जो उसने परचेज़ किया. और वो सेल कैसे करेगा? एक्सचेंज करेगा बेसिकली, क्योंकि पैसे तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे. वो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे. कि मान लो उसने फ्रूट्स कलेक्ट कर लिए और दूसरे वाले बंदे ने वेजिटेबल्स कलेक्ट कर ली, तो वो क्या करेंगे कि ठीक है, इन फ्रूट्स के बदले तुम ये वेजिटेबल्स मुझे दे दो, ठीक है. तो ऐसे करते करते उन्होंने एक इकोनॉमी बना ली, ठीक है. तो इकोनॉमी क्या है? यही है इकोनॉमी, है ना. तो आउटपुट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें शूज़ या फिर क्लोथ्स, खाने का आइटम, कुछ भी. सर्विसेज में टीचिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, डॉक्टरी, एवरीथिंग, ठीक है. उन सब की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. अब हमेशा आउटपुट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं जब हम इकोनॉमी के लिए बोलते हैं, है ना. तो एक साल भी हो सकता है, ठीक है. हम क्वार्टरली भी कह सकते हैं, हम एनुअली भी कह सकते हैं, है ना. हम हाफ ईयरली भी कह सकते हैं. तो जैसे भी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हमें बात करनी है. तो आउटपुट मतलब है कितना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मॉनेटरी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको आउटपुट कहते हैं. लेकिन अब आउटपुट में क्या है? प्रॉब्लम्स भी हैं. कैसे? हम डबल काउंटिंग भी करते हैं, ठीक है. मान लीजिए कि मेरी एक बेकरी है और मैं ब्रेड बनाती हूँ. तो अब मैं जो ब्रेड प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैंने उस ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए वीट यूज़ किया होगा. तो जो वीट है वो भी किसी से मैंने परचेज़ किया होगा. तो उसका प्रोडक्शन है वीट, मेरा प्रोडक्शन है ब्रेड. तो जब ब्रेड को मैं काउंट करूँगी तो वो वीट तो ऑलरेडी काउंट हो गया, है ना. तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, इसको हम बाद में देखते हैं. और सेकंड चीज़ जो होती है ना आउटपुट में, हम कभी भी सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करते हैं. सेकंड हैंड गुड्स जो होते हैं, जैसे आपने कोई कार यूज़ की है, अब आप वो कार यूज़ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है. आपने मान लीजिए 3 या 4 साल यूज़ कर ली, अब किसी और को सेल कर दी वही कार, तो वो क्या है? उसके लिए एक सेकंड हैंड गुड है. तो वो हम आउटपुट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, ठीक है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यही होता है कि आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हो और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और यही सब टोटल मिला के इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. अब बात करते हैं डोमेस्टिक आउटपुट की. डोमेस्टिक आउटपुट क्या होता है? जो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस हो, गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो. अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बाहर से कंपनी आ रही है, उसने कुछ अपना एक फैक्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है. उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी, उसने अपनी कंपनी में इंडियन यूथ को हायर किया, तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना. लेकिन डोमेस्टिक आउटपुट के अंदर वो सब काउंट होगा जबकि वो कंपनी बाहर की है. तो डोमेस्टिक आउटपुट कंसिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स
and services which are produced in the boundary of the country. ओके और ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो प्रोड्यूस करवाएं, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और फॉरेन कंपनीज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं और गुड्स प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं? तो कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए मुझे कुछ एक प्लांट सेटअप करना है, तो अब मैं जब वो प्लांट सेटअप करूँगी तो मेनली मुझे क्या चाहिए होगी? लैंड। मुझे एक ऑफिस बनाना है या फैक्ट्री को बिल्डअप करना है या कुछ भी, ये तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस है। हम एक फार्मर के टर्म्स में बात करते हैं। एक फार्मर है, उसको क्रॉप्स उगानी है ना? तो अब उसे फसल उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड की ज़रूरत होगी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसको सीड्स चाहिए होंगे, तभी जिनको वो सो करेगा, जिनको वो बोएगा, तभी तो प्लांट्स उगेंगे। तो उसको सीड्स चाहिए होंगे। सीड्स कैसे आएंगी? फ्री में तो नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो होगी वो है लेबर। लेबर कैसे? अब पूरी की पूरी जो वो खेती है वो अकेला तो नहीं करेगा, हो सकता है वो अपने फैमिली वालों को बुला ले, हो सकता है वो किसी टेनेंट को हायर कर ले, कुछ भी हो सकता है ना? तो लेबर की भी ज़रूरत है। और एक लास्ट चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, जो खुद प्रॉफिट अर्न करेगा। वो प्रॉफिट कैसे? जब क्रॉप्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो उनको सेल करेगा, सेल करने के बाद उसको रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू मतलब होता है हमने कुछ प्रोड्यूस किया, उस प्रोडक्शन को सेल करने के बाद उस जो प्रोड्यूस है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको जब हमने सेल किया तो जो हमें पैसा मिला उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो जो भी रेवेन्यू मिला उसमें से जब हम कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, कॉस्ट मतलब जितना हमारा खर्चा लगा, ठीक है। मान लो कि मैंने कुछ टॉफ़ीज़ ख़रीदी है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने 10 रुपए की कुछ टॉफ़ीज़ ख़रीदी हैं, है ना? और फिर मैंने उसको 20 रुपए में सेल कर दिया, है ना? तो वो जो 20 रुपए मिले वो था मेरा रेवेन्यू। 10 रुपए मेरी कॉस्ट थी, तो 20 माइनस 10 वुड बी माई प्रॉफिट। वो मेरा प्रॉफिट होगा 20 में से जब मैं 10 माइनस करूँगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो वो किसके हाथ में आएगा? एंटरप्रेन्योर के हाथ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर के केस में कौन होगा? वो एंटरप्रेन्योर खुद होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इनकी एक अपनी कॉस्ट होगी, ठीक है। मतलब जो सीड है, जैसे किसान के केस में जो सीड है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक लैंग्वेज में, इकोनॉमी में हम उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। तो वो कैपिटल हो गई, ठीक है। उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। जो कॉस्ट है, एसोसिएटेड कॉस्ट जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी तो कुछ बिल्डअप कर रहे हैं ना। हम क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हम इसमें इन्वेस्ट करें इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, ठीक है, सीड्स, है ना? तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर प्लेस जो है, जो प्लेस है, हो सकता है कि वो जो लैंड है वो फार्मर की खुद की हो सकता है उसने रेंट पे ली हो, तो उसके लिए जो कॉस्ट होगा वो होगा रेंट, ठीक है। फिर लेबर के लिए क्या होंगी? वेजेस। मैंने अगर कोई लेबर हायर किया तो मुझे उसको वेजेस देने पड़ेंगे, है ना? तो वो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो हो गए वेजेस। और जो प्रॉफिट है वो खुद का है, एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद एक चीज़ आती है कि जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो कॉस्ट है, ठीक है, वो इनकम है फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैसे? जो भी मेरा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जो मेरे लिए कॉस्ट है वो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इनकम है ना? एग्ज़ाम्पल, लेबर के लिए, लेबर को मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, वो मेरा कॉस्ट है, लेकिन उनके लिए वो इनकम है, ठीक है। तो ये इसके मतलब इस चीज़ से आप ऐसा इन्फर कर सकते हो कि जो आउटपुट है और जो इनकम है वो एक ही कॉइन के दोनों पहलू हैं, ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है। मतलब कि जो आउटपुट है मेरे लिए, है ना? अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि लैंड के लिए मान लिया
उसने 1000 रुपीज़ रेंट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेबर है उसको उसने 1000 रुपीज़ लेबर के चार्जेस थे, ठीक है। फिर सीड्स जो आई है ना, उसका लेट्स से 500 रुपीज़, और उसका खुद का प्रॉफिट मान लेते हैं 2000, ठीक है। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 500 4500, ठीक है। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए उसने पूरा ये क्रॉप्स वगैरह सेल किए, ठीक है। तो उसने कितना अर्न किया, 4500। उसने 4500 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बेसिकली ये जो भी आउटपुट था ये बाकी सब के लिए क्या हो गई, इनकम हो गए। सही है ना, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि जितना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, और अगर हम उसमें एक चीज़ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर जितना जो प्रोड्यूस हो रहा है ना डोमेस्टिक इकोनॉमी में, ठीक है, उसमें हम जो अब इंडियंस जो है वो केवल इंडिया में तो नहीं रहते, है ना, बाहर भी जाके रहते हैं, है ना। तो वो जब बाहर जाके रहते हैं तो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो वहाँ से सैलरी भेजी जाती है उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो वो बाहर से सैलरी भेजते हैं, है ना, तो वो क्या हो गई, वो वाला जो प्रोडक्शन है, ठीक है। मतलब चलिए ये चीज़ एक्स्ट्रा है। तो अब इंडिया में क्या होता है कि बाहर जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का, ठीक है, यहाँ से हमारे जो गुड्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट प्लस अब हम इंडिया वाले जो हैं वो इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से, है ना, हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। मैं सैलरी की बात कर रही थी पहले, लेकिन अभी सैलरी की बात नहीं करती हूँ, अभी सिंपल बात करती हूँ कि हम इंडिया में यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं और बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेशनल प्रोडक्ट की बात करूँ, नेशनल आउटपुट कि इंडिया का कितना आउटपुट है, तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा डोमेस्टिक आउटपुट है, ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं या फॉरेन सर्विसेज हैं, ठीक है। इंडिया में जो बाहर की कंपनीज हैं मुझे उनका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो फ़ायदा वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को मिल रहा है जो वहाँ से आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोनी है, ठीक है, वो बाहर की कंपनी है ना, या डसॉल्ट है वो बाहर की कंपनी है ना। तो ये जहाँ जहाँ की कंपनीज़ हैं वो वहाँ वहाँ अपना टोटल रेवेन्यू वगैरह भेजेंगे, है ना, वहाँ पे अपना प्रॉफिट भेजेंगे। इंडिया में तो कोई फ़ायदा नहीं करेंगे ना, है ना। इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो भी उनका प्रोडक्शन है इंडिया में तो उन्होंने अपनी एक एमएनसी सेटअप किया, अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप किया है ना। तो उन ऐसे ही इंडियंस ने भी बाहर अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, तो उनका फ़ायदा कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा। तो अगर हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की, है ना, तो हम इसमें से जो फॉरेन कंपनीज़ का जो भी है, ठीक है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना इंडियन वाला जो है जो बाहर की कंट्रीज़ में अपना इंडियन का है ना, उसको ऐड कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, अगर हमने फॉरेन करेंसी का जो डेट मतलब जो हमने उधार ले रखा है, अगर वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। क्यों, अगर फॉरेन करेंसी का उधार हम पर ज़्यादा है तो हमें इंडिया से ज़्यादा भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा आउटपुट था उसमें से कुछ पार्ट हमें भेजना पड़ रहा है, तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। हमारा जीडीपी जो है, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी सॉरी, लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जो भी आउटपुट है, डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट क्या है, वो वेरी करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, ठीक है। तो अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट है, ठीक है, डेट मतलब उधार, तो वो अगर ज़्यादा होगा, या फिर अगर जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के जो एसेट्स हैं, अगर हमने वो फॉरेन कंपनीज़ को सेल कर दिया तो क्या होगा, वो एसेट्स हैं, ठीक है, उनसे प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो एसेट्स का जो प्रॉफिट होगा वो कौन उठाएगा, फॉरेन कंपनीज़, है ना। तो उससे क्या होगा, जो नेशनल प्रोडक्ट है अपना,
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट रहेगा अगर, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस की, आउटपुट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। अगर सब कुछ समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट